हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। वो चैप्टर अब सिलेबस में से रिमूव हो गया है, तो अब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो उससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोल देता हूँ जो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो जो बार बार बोर्ड में रिपीट हुए हैं, बार बार पूछा गया है। तो वन वर्ड के और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों बता देता हूँ क्या क्या है। वन वर्ड टाइप में आप ये लिखें, नेम द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर टाइफॉइड। सेकेंड, राइट द सब्सटेंस formed in blood which causes fever and chills during malaria. Third, name the site of following during लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। इसमें ए लिखें, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेटोसाइट, और बी लिखें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट। ठीक है, फोर्थ, विच टिश्यू फॉर्म मोर देन 50% ऑफ टोटल इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। फिफ्थ लिखें, इन विच डिजीज कोमा सीवियर केसेस कोज ग्रेइश ब्लू कलर ऑफ स्किन एंड नेल्स। Name two pathogens which can cause pneumonia in humans. 7. Which fish is used in biological control of malarial parasite? इसमें एग्जाम्पल आएगा गैम्बूसिया फिश विच सेलेक्टिवली ईट, कंटिन्यू लिखना है आपको इसके आंसर में, विच सेलेक्टिवली ईट लार्वे ऑफ फीमेल एनोफिली मॉस्किटो इन वाटर। ओके, नेक्स्ट, which type of immunity is responsible for graft rejection? इसका आंसर सेल न्यूक्लियर इम्यूनिटी आएगा, यानी टी सेल। नेक्स्ट, which type of antibody is called? उसमें ए लिखें एलर्जिक एंटीबॉडी और बी लिखें सिक्रीटरी एंटीबॉडी, दोनों लिखने हैं। ठीक है, 10 लिखना है, राइट टू सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जेनेरा ऑफ फंजाई और रिंगवॉर्म और एथलीट फूड डिजीज। इसके आंसर में तीनों जेनेरा लिखने हैं जो बुक में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट,
नेम द डिजीज इन विच सिम्टम्स आर नियरली सिमिलर टू टाइफॉइड। टाइफॉइड से किस डिजीज के सिम्टम लगभग सेम हैं? आंसर आएगा अमीबिया से। ठीक है, अमीबियासिस और टाइफॉइड में सिम्टम लगभग सेम होते हैं, इसलिए उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को विडाल टेस्ट करना होता है। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तो वो टाइफॉइड है, अदरवाइज वो अमीबियासिस है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया? आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। सभी के आंसर लिखने हैं, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेम द साइट टू विच एंटीजन बाइंड ऑन एंटीबॉडी। उस साइट को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, which type of immunity in human body is responsible for providing defense against virus and cancer cells? 16th क्वेश्चन है, when does anamnestic immune response develop in human body? ठीक है, अगला क्वेश्चन, give an example of, ए लिखे हम इसमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और बी लिखे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दोनों टाइप का एक एक एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी? डेफिनेशन दोनों की लिखनी है। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस मॉर्फिन इज कन्वर्टेड इनटू स्मैक और हेरोइन? Next, name the DNA formed by reverse transcription of RNA during HIV infection. HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो उसका जेनेटिक मेटेरियल RNA होता है। उस RNA से जो DNA बना, उस DNA को नाम क्या दिया गया है? उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री DNA या cDNA। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। ये तो वन वर्ड टाइप के एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और लिखे हमें 21, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। नेक्स्ट, give the name of biological immune response modifier molecule. Next, which disease is caused in patients addicted to alcohol? ठीक है, और ये डिजीज लीवर से रिलेटेड है, तो आपको लिखनी कौन सी डिजीज है। वेयर डज, क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर डज मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। और लास्ट है, राइट 2 फंक्शंस ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन के 2 फंक्शन हुए। ठीक है, तो ये तो हो गए वन वर्ड टाइप। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना है आपको, एक्सपेंड द फॉलोइंग CMI, EMI, NaCO, MRI, CC10. Second, write 2 points of differences between pneumonia and common cold. निमोनिया और कॉमन कोल्ड में 2 डिफरेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इवेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो लिखना है, पूरा साइकिल नहीं लिखना। कहाँ से शुरू करोगे, बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो एंड एंट्री ऑफ स्पोरोलॉइड, और कहाँ पर खत्म करोगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स इनटू आरएनए, ठीक है। यहाँ तक का लाइफ साइकिल बनाना है, पूरा नहीं। नेक्स्ट, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। अगला, राइट 3 टेक्निक्स यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, सिर्फ नाम लिखने हैं। और राइट 3 थेरेपी टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 थेरेपी के नाम हैं, ठीक है। ओके, तो 1 वर्ड और ये लगाकर ये सारा आपका होमवर्क है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट होने के तुरंत बाद ये करना है, और फिर हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इनके क्वेश्चन के आंसर आपको सभी को नोट्स में जरूर मिलेंगे, ट्राई करें। फिर भी किसी केस में डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन अलग से करवाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट भी जैसी हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 अगस्त, ठीक है। चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर समझने का है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी 2 और 3, 1, 2, 3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 5 से बनते हैं, ठीक है। तब आप समझते हुए चलना। यहाँ पर हम पहले तो समझने की माइक्रोब्स क्या होते हैं। Microbes or microorganisms are the organisms which cannot be seen through unaided eyes, or we can say naked sight. Examples of microorganisms are bacteria, fungi, protozoa, bacteria, fungi, protozoa, viruses, viroids, and prions. Viruses, viroids and prions. ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं नेक्ड आई से। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों होते हैं, फ्रेंड्स एंड फॉय। फॉय ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि हमारे दुश्मन कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें हार्मफुल इफेक्ट कैसे पहुंचाते हैं। पूरे चैप्टर में हमने डिजीज और उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट पढ़े हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इनकी तारीफ पढ़ेंगे। तारीफ क्या, कि किस तरह से हमारे लिए यूजफुल भी है, और बहुत सारे माइक्रोब्स यूजफुल हैं, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हाईली यूजफुल भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं ये समझते हैं। आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले यूनिसेलर एनिमल्स हैं। वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं जिनके प्रोटीन की तो एक कैप्सिड की कवरिंग होती है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है जिनमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता। इनको हम एसएसआरएनए लो मोलिकुलर वेट का एसएसआरएनए का जेनेटिक मटेरियल बताते हैं। और प्रायंस होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स। ये डेफिनेशन आप मैं बोल रहा हूँ यही लिख लेना, इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स विच कॉज some diseases in humans and other animals. For example, mad cow, ये cow है, scrappy disease, ये sheep में, और fruit है Jacob disease, ये humans में होती है। ठीक है, समझे आप? ठीक है, प्रायंस के बारे में हो गया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर दे अकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर होते हैं। तो आपसे पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ हैं, तो आप बता सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। तो बीच में अगर मान लीजिए वीडियो बोलते बोलते ही बंद हो जाता है तो फिर वहीं पर लेक्चर एंड हो जाएगा, आगे का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड होना चाहिए ये, इसलिए आप देखते रहें। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब दे अकर इन वाटर, अकर इन एयर, अकर इन सोइल, अकर इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सम प्लेसेस वेयर other living organisms cannot occur, like hydrothermal vents, deep ocean की बहुत गहराई में, ठीक है, जहाँ पर और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करती वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह के होते हैं। चैप्टर 8 में हमने हार्मफुल एक्टिविटीज पढ़ी है, तो चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर यूजफुल हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं, तो आप एक दो एग्जाम्पल जरूर बता देंगे कि बैक्टीरिया जो कर्ड में होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है फर्मेंटेशन के थ्रू, तो वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, राइजोबियम प्लांट की रूट की नोड्यूल में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सिम्बायोसिस करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाएगा तो वो क्रॉप हमारे लिए प्रोडक्शन बढ़ाएगी, इसका मतलब वहाँ भी वो यूजफुल है। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस है जो कि अनेक टाइप के ब्रेवर्स और बेकर्स प्रोडक्ट बनाती है, तो वो यूजफुल है। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई से हम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं जो डिजीज ट्रीटमेंट में काम आती हैं, तो माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है। बहुत सारे प्लांट एनिमल या लार्ज अमाउंट पर जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल में या एयर में रिलीज कर देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। अनेक टाइप के एंजाइम, अनेक टाइप के और प्रोडक्ट, मेडिसिनल वैल्यू के प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। इसका मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में पढ़ेंगे। ह्यूमंस के लिए क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि क्या क्या एप्लीकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं। पहला, माइक्रो इन हाउस होल्ड
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। इनमें फर्स्ट सबसे कॉमन है माइक्रो इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेज हैं, वाइन, बियर, ये सभी चीजें लार्ज स्केल पर बनती हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गई इंडस्ट्रियल। एंटीबायोटिक ये सभी इसमें आ जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सभी के प्रोडक्शन में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यानी मेडिसिनल वैल्यू के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यूजफुल हैं। और कुछ एंजाइम जो कि काम आते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में, उनके सोर्स के तौर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, इसके अलावा लार्ज स्केल पर जनरेट होने वाले सीवेज के ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। इसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन में, बायोगैस जो कि काऊ डंग या किसी और एनिमल के डंग से, जिसको हम गोबर गैस भिगोते हैं, जिसको हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, उसके प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बड़ा रोल है। इसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये है कि क्रॉप फील्ड के अंदर हम केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही स्पोर्स स्प्रे कर दें जो कि उस टारगेट ऑर्गेनिज्म को मार दें और हमारी क्रॉप उस पेस्ट के अटैक से बच जाए। तो उससे क्या होगा, उससे ये यूजफुल इफेक्ट होगा कि हमने कोई भी हार्मफुल केमिकल उस क्रॉप फील्ड में नहीं डाला, जिससे कि क्रॉप में या फिर उस सोइल में क्वालिटी मेंटेन रहेगी और ये सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म को, टारगेट ऑर्गेनिज्म को किल भी कर देंगे। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म बच भी जाएंगे जो कि प्लांट के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्मिंग की वो प्रैक्टिस जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड यूज ना करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें, जिससे पॉल्यूशन भी कम हो और बायोमेटेरियल भी कम हो। इस तरह की एग्रीकल्चर होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इन ह्यूमन वेलफेयर। समझेंगे यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल में बताता चलूँ। इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल थर्ड का है, इसमें एंटीबायोटिक और फर्मेंटेड बेवरेजेस का है, इसमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और एंजाइम जैसे ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड सिरका भी बनाया जाता है लार्ज स्केल पर। सीवेज ट्रीटमेंट में होम से या सिटी से निकलने वाले वेस्ट का ट्रीटमेंट, ये बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस मेनली तो मीथेन होती है, लेकिन मीथेन के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और कुछ अमाउंट में CO2 भी होती है। बायो कंट्रोल एजेंट बेसिलस थ्योरियंसिस जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, वो यहाँ पर भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम आएगा। और बायो फर्टिलाइजर तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बहुत सारे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आप समझने पर ज्यादा ध्यान दें, पूरा ही ध्यान समझने पर इन्हें नोट में सेंड कर दूंगा आपको, उसमें से बना लेना। ठीक है, अब देखिए अब आगे माइक्रो इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट को एक एक को लेके चलेंगे हम। फर्स्ट है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं लैब। ठीक है,
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क का फर्मेंटेशन करता है और बनाता है क्या? कर्ड। तो मिल्क में शुगर होती है लैक्टोज और प्रोटीन होती है केसीन। ठीक है, तो इस शुगर को लैक्टोबैसिलस किसमें कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड में। और केसीन प्रोटीन का कर देगा कोगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन। और एक अलग लेयर की फॉर्म में प्रोटीन की लेयर के ऊपर जम जाती है, आपने भी देखी होगी। तो इस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क से जब कर्ड बनाता है तो क्या कर जाते हैं? मिल्क में प्रेजेंट शुगर जो लैक्टोज शुगर है वो तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन या कोगुलेशन हो जाता है और अल्टीमेटली कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कर्ड में इन दोनों चीजों के अलावा एक विटामिन B12 भी होती है। ठीक है, विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन और इसकी कमी से हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए तो डिजीज होती है परनीशियस एनीमिया। मतलब अगर आपको एनीमिया से बचना है, अगर आपको किसी काउंट को मेंटेन करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कर्ड खाना चाहिए। अगर आप कर्ड और मिल्क दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा डाइजेस्ट इजीली होगा तो आप बताओ सोचकर। मिल्क इजीली डाइजेस्ट हो गए, कर्ड, तो आंसर इसके अंदर आएगा कर्ड। क्यों? क्योंकि मिल्क की लैक्टोज शुगर और केसीन प्रोटीन पहले ही पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं तो उनको डाइजेस्ट करना इजी होगा। दही खाने के क्या क्या फायदे हैं? कर्ड खाने के क्या क्या फायदे हैं? मैं गिनवा देता हूँ क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, लैक्टिक एसिड जो माउथ और स्टमक में जाता है वो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है जिससे कि पैथोजेंस बॉडी में इंटेस्टाइन में ना जा पाए और डिजीज ना कर पाए। एक। दूसरा, ये विटामिन B12 का सोर्स भी है जिससे परनीशियस एनीमिया के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, ये इसलिए कर्ड एक हेल्थी डाइट होती है, कर्ड आपको खाना चाहिए, ये सब एडवांटेज है इसलिए खाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 11th के पेज पर विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है तो आप ये टॉप पर ये पॉइंट लिख देते हैं। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है जो ह्यूमन एलिमेंट एनवायरनमेंट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, तो लैक मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो मिल्क से कर्ड बनाता है। ये केमिकल चेंज उसके दौरान आता है और हमारे लिए कर्ड यूजफुल फूड है, फूड आइटम। ठीक है, समझ गए होंगे सभी कर्ड क्या है। उसके बाद सेकेंड है इडली एंड डोसा। नाम तो सबने सुना ही होगा, इडली एंड डोसा, तो देखा भी होगा, खाए भी होंगे, टेस्ट भी आया होगा अच्छे वाला। तो ये इडली और डोसा कई लोग बनाते हैं, कुकिंग का ज़्यादा शौक होता है, जिनको नहीं था अब हो गया 2-4 महीने में खा ही पड़े। इडली और डोसा बनाने के लिए डफ बनाया जाता है। ठीक है, डफ आटे का या फिर राइस और दाल का जो पाउडर होता है उसको फर्मेंट करना और फर्मेंटेशन से उसकी अपीयरेंस हो जाती है पफ्ड अप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डफ की पफ्ड अप अपीयरेंस किसके कारण है
तो आप आंसर लिखेंगे CO2 रिमूव होती है फर्मेंटेशन में, इसके कारण है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड यीस्ट से ब्रेड का प्रोडक्शन होता है। यीस्ट का पूरा नाम सैकेरोमाइसीन सेरेविके। ये एक यूनिसेलुलर फंगस है जो कि ब्रेड में डस्ट से ब्रेड का फॉर्मेशन करती है, और डस्ट से ब्रेड बनने के दौरान उसमें जो पोर बन जाते हैं वो वास्तव में कौन सी गैस रिलीज होने के कारण बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्रेड का प्रोडक्शन। साउथ इंडियन एक डिश है, साउथ इंडियन डिश नहीं है, ड्रिंक है, जिसको बोलते हैं टोटी। क्या बोलते हैं? टोटी। टोटी एक ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल का अमाउंट होता है, कम ही होता है लेकिन होता है अल्कोहल, जो कि पाम जो प्लांट होते हैं उनका जो बार्क होती है ना, जो सॉफ्ट बार्क होती है, उस सॉफ्ट बार्क को निकालते हैं और उसका फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, जिससे कि स्मॉल अमाउंट में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? अल्कोहल का, और उसको पी के एंजॉय करते हैं। साउथ इंडियन ड्रिंक है। ठीक है, तो ये भी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट है, घर के लिए भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना है चीज, चीज भी बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके। सभी प्रोडक्ट में ध्यान रखें, हर प्रोडक्ट उसमें काम आने वाले रॉ मटेरियल ये सभी पूछे जाते हैं, हर एक लाइन और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नीट में भी 5 क्वेश्चन से कम कभी नहीं आते, 4, 5, 4, 5 इस तरह से जरूर आते हैं, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ समझते हुए चलें। अब मैं चीज के बारे में बताता हूँ। मिल्क का ही एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है चीज, और चीज होती है अलग अलग टाइप की, उनके फ्लेवर के बेसिस पर चीज अलग अलग टाइप की होती है। 2 मेन टाइप की चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। चीज एक चीज, ठीक है, और दूसरी रॉकीफोर्ड चीज। डिफरेंस भी है, सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही चीज है, ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस फ्लेवर में, टेस्ट में, कलर में तो में डिफरेंस होता है, और एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ये तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनती है और ये फंजाई से फर्मेंटेशन से बनती है ना, अलग अलग है तो चीज, रॉ मटेरियल तो मिलती है लेकिन फर्मेंटेशन करने का तरीका अलग अलग है। ये अलग तरीके से करती है, अलग चीज बना देती है, वो अलग से करती है अलग चीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, ये किससे? बैक्टीरिया से। नाम क्या है? ट्रिप्सी। और रॉकीफोर्ड चीज है पेनिसिलियम। रॉकीफोर्ड ये है रॉकीफोर्ड की। फ्लेवर अलग, टेस्ट अलग, मजा अलग। क्यों? क्योंकि पैथोजन नहीं यूजफुल है। तो क्योंकि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है, ये बैक्टीरिया वो फंजाई। रॉ मटेरियल सेम, प्रोसेस फर्मेंटेशन ये सेम, लेकिन बनती हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, तो माइक्रोस्कीन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोस्कीन हाउस होल्ड प्रोडक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा, बोला है कि नहीं है? आगे ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बताइए, मैं गिनवा देता हूँ। लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसके बाद डस्ट इडली एंड डोसा, ये भी फंजाई से ही बनता है।
उसके बाद टोनिक फंजाई और बैक्टीरिया दोनों से बनता है। उसके बाद चीज दोनों अलग अलग टाइप की हैं, उनका फ्लेवर अलग अलग होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में और एक ब्रेड बनती है, ब्रेड का फॉर्मेशन, डब का फॉर्मेशन घर पे किया जा सकता है। ये सारे प्रोडक्ट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। डब बनाने की रेसिपी बहुत ईजी होती है, जो लोग अपने घर पर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेसिपी नहीं बताई जाएगी, ठीक है। मुझे पता है रेसिपी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक से अच्छे हो जाएगा। तो हम तो टॉपिक पर रहे हैं ना, बता देंगे अलग से वीडियो बनाकर घर पर कैसे बनाएं। क्या करना, आटे को लेकर 2 चम्मच पानी डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें और उसके बाद अभी पैन में बात करूँगा। पहला एप्लीकेशन है माइक्रोस्कीन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सेकेंड एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन है माइक्रोस्कीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट जो है वो क्या है बोलो? फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब फर्मेंटेशन से बनने वाले बेवरेजेस, मतलब रॉ मटेरियल यूज होगा, उनके फर्मेंटेशन से अल्कोहल का ग्रोथ का मतलब होता है लिक्विड मीडियम में फंजाई को ग्रो किया जाएगा और उससे बनेगी अलग अलग टाइप की बेवरेजेस। माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होगी, ठीक है। लेकिन बेवरेजेस 2 टाइप के हैं, एक तो नॉन डिस्टिलेटेड जिनमें अल्कोहल का अमाउंट कम होगा, और एक डिस्टिलेटेड जिसमें अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होगा। डिस्टिलेटेड में एग्जाम्पल बियर, नाम तो सुना ही होगा आपने, 4 to 6%। वाइन 10 to 20% क्या एल्कोहल, ठीक है। इधर विस्की 20 to 40%, ब्रांडी 55 to 64%, रम इससे भी थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, वैसे अलाउड 67 के अराउंड है जो अलाउड परसेंटेज है सभी टाइप के बेवरेजेस में। ये डिस्टिलेटेड नॉन डिस्टिलेटेड का मतलब ये है कि ये तो डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगी, इनमें टर्बिडिटी ज़्यादा होती, ज़्यादा क्लियर ये नहीं होती, ये बिल्कुल क्लियर होती है क्योंकि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती हैं। और आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, 2 लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस पर अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग करके बनेगा तो अल्कोहल ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा अल्कोहल मतलब ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जितने भी सैनिटाइजर्स बन रहे हैं सभी के अंदर 70% से भी ज़्यादा अल्कोहल आता है, वाइन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सैनिटाइजर, लेकिन एक्सटर्नल यूज के लिए है सैनिटाइजर क्योंकि उनमें अल्कोहल के अलावा कुछ फ्रेग्रेंस वाले केमिकल, कुछ प्रिजर्वेटिव, तो चीज़ें और भी मिलाई जाती हैं। इसलिए आप सैनिटाइजर को उस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। कौन से पर्पज के लिए? उस पर्पज के लिए, ठीक है। बेवरेजेस 2 टाइप की हैं, क्योंकि इसमें काम आती है इसलिए इसको हम ब्रीवर भी बोलते हैं। ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं। बियर किससे बनाई जाती है? बार्ले, जो क्या है, वाइन ग्रेप, अंगूरों से, ठीक है। ये सब मोलेसेस से बनती है, मोलेसेस गुड़ के जैसा होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है, अल्कोहल का परसेंटेज गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया।
जिसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, वो मल्टीपर्पज है। कप सिरप बनाने में किस तरह से यूज करने हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करने हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डॉक्टर्स वो करते हैं, सैनिटाइजर बनाने में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, समझे आप? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहला था बेवरेजेस ए, और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का नाम भी आपने सुना हुआ है, तो चैप्टर में दोनों में डिफरेंस मैंने लिखा है एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी अगले लेक्चर में, इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक के नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा, वो नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। लेकिन बिफोर दिस, जब वहाँ से लेक्चर हमने स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन सभी को करके सबमिट पहले करवाने हैं। ठीक है, सभी के लिए कंपलसरी है। प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन तो उसके सोल्व करने ही पड़ेंगे, आप भाग नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट होता है। आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।